विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में निश्चय कुछ परिवर्तन लाते हैं। उनके जीवन में निश्चय कुछ परिवर्तन लाते हैं। मिथ्या मत हो जो कि वह सब ही मिट जाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते हैं। नीच गति प्रद जो बंधन वह उनके कट जाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। शुभ हो। सबका शुभ हो, सदैव की जय। आज के चिंतन सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हर रविवार को चिंतन करते हैं कि हफ्ते भर जो हमने सुना, जो हमने समझा, तो आज वही विशेष दिन है। तो आज कौन विषय को चर्चा में लाएगा कि पिछले हफ्ते हमने क्या क्या जाना, किस प्रकार से काम हो पाया, चाहे वो सुबह का सत्र हो, चाहे दिन का सत्र हो या शाम का सत्र हो, कैसा क्या अनुभव रहा, कौन सा विषय पकड़ में आया है। अपनी योग्यता को बढ़ाना है। जी जी जी। और योग्यता को क्यों बढ़ाना है? जी, योग्यता को बढ़ाना है और ये स्पष्ट हुआ कि योग्यता को क्यों बढ़ाना है। और जो भी अवस्था हमारी आज बनी है वो कुछ ना कुछ योग्यता के कारण बनी है। तो उस योग्यता का कारण जो है, मतलब उस अवस्था का आनंद हमें उठाना है, उसका अनुभव हमें उठाना है और धीरे धीरे योग्यताओं को और आगे बढ़ाते जाना है। जी ठीक है, आज बढ़िया। सुबह की सभा में जो एग्जाम्पल दिया गया था योग्यता और उपयोगिता का, जी कि जैसे वो कपल की बात बताई थी, तो पहले उतनी क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो बहुत स्पष्ट
आज लगी कि उसने अपनी योग्यता बढ़ाई लड़के ने, और फिर वो उपयोगी भी हुआ और मतलब वो कामयाब भी हुआ इसमें। जी जी जी। उस पुस्तक में अध्यापक महोदय ने दो एग्जाम्पल बताए, जिसमें एक ने तो योग्यता नहीं बढ़ाई थी, जिसके कारण वो अपने को पीछे रहा, मतलब उस जो साथी वो चाहता था वो साथी नहीं मिल पाया, और दूसरे ने अपनी योग्यता बढ़ाई जिससे उसकी कदर बन गई। यानी योग्यता कभी कभी हम रोक देते हैं उस विषय में कि योग्यता नहीं बढ़ाते, कि नहीं हो पा रहा मेरे पे, लेकिन थोड़ी थोड़ी योग्यता पे प्रयास करते करते हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो हमारा लक्ष्य है। जी बढ़िया। और कौन शेयर करना चाहेंगे? आज जो हमने बच्चों वाला साधन वर्कशॉप अटेंड की, उससे भी कुछ फीडबैक निकल के आ रहा है, तो उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और देशशास्त्र अध्ययन पार्ट 2 जो चल रहा है, वो तो उस पर तो हम करना ही है। शुभ श्रीमान जी। जी शुभ। आज वाले में निकल के आया कि हाँ नए जन जुड़े थे थोड़े, तो जैसे उनकी इच्छा है कि हमारे यहाँ करवाया जाए, पदमपुर से थे और भी एक दो लोगों ने बोला, तो ये अच्छा था। इस तरह के ऑनलाइन होने चाहिए कि उससे मतलब रहता है कि मोटिवेशनल मिलता है कि करने की इच्छा भी जागती है सबके अंदर। शुभ। आवाज नहीं आ रही। रेणु जी, आपका माइक बंद है, जरा कृपया दोबारा बोलें। आप क्या कुछ समझ नहीं आया? माइक बंद हो गया आपका बीच में। रेणु बदवा जी। शुभ श्रीमान जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, जो वो बच्चों वाला तो जो था, जो टीचर वाला था आज मीटिंग, उसमें मैंने कहा यही जाना कि जैसे नए जन थे वो इंटरेस्टेड दिखाई दिए, पदमपुर से थे, वो करवाना चाहते थे अपने यहाँ पर वर्कशॉप, और यहाँ से भी थे कुछ लोग जिन्होंने करवाई हुई थी। तो इस तरह की ऑनलाइन जो ये वर्कशॉप रहती हैं, सेमिनार, ये अच्छे हैं, ये होते रहने चाहिए कि इसमें नए लोग भी जुड़ते हैं और मोटिवेशनल मिलता है और हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। शुभ हो। जी, आज जो इसका अनुभव रहा वो विशेष इसलिए भी था कि कई नए जन जुड़ सके, और क्योंकि विषय उनके स्कूल के बच्चों से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनको भी लगता है कि हाँ इस विषय को जानना चाहिए, और उनका समाज के प्रति योगदान है, ऑलरेडी है। लेकिन सिर्फ एक वैल्यूज और संस्कारों के विषय को जोड़ देने से एक तो उनके बच्चे पहले से ज्यादा कुशल हो पाएंगे, अपनी कमियों और खूबियों पे काम कर पाएंगे, कमियों को खत्म कर पाएंगे, खूबियों को बढ़ा पाएंगे, जिससे एक अलग माहौल बनेगा। हालांकि ये शुरुआती दौर है, रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते, लेकिन 6 महीने साल भर में ये रिजल्ट स्पष्ट रूप से दिखने चालू हो जाते हैं। माता पिता को भी समझ में आता है कि बच्चों में कुछ परिवर्तन है, उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन है। आज की तारीख में समाज में ये बहुत बड़ा मिसिंग है कि संस्कारों के विषय में उनको कोई बात नहीं बता रहा है। प्लस बच्चे मोबाइल्स और बाकी दुनिया में इतना खो गए हैं कि वो इस दिशा में सोच ही नहीं पा रहे हैं, या उनको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। क्योंकि अगर वो खुद देखते हैं अपने घर में, तो खाली समय में उनके माता पिता भी मोबाइल ही यूज कर रहे हैं, उनके बड़े भाई बहन सब मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाचा मामा ताया जिसको भी वो देख रहे हैं, मैक्सिमम पूरी दुनिया इस समय मोबाइल में है। और यहाँ तक कि ये भी महसूस करना हुआ है कि एक स्कूल में जाना हुआ था, और जैसे ही हमारी टीम वहाँ काम करने पहुंची, तो उनको ऐसे लगा, टीचर्स को भी उनको आजादी मिल गई कि अभी आधे घंटे फुर्सत है,
तो सब टीचर अपने मोबाइल लेके अपने अपने स्टाफ रूम में जाके बैठ गए कि उनको आजादी मिल गई कि चलो बच्चों को संभालने के लिए आधे घंटे के लिए कोई और आ गया। गवर्नमेंट स्कूल था, सरकारी स्कूल था, तो उस स्कूल में काफी अच्छा रहा। लगभग 3 घंटे मौका मिला बच्चों के बीच में अलग अलग क्लासरूम में जाके। लेकिन जब क्लास से शिफ्ट हो रहे थे दूसरे क्लास में, तो बीच में जो स्टाफ रूम आया तो वहां देखा सारे टीचर बैठे हुए और सब मोबाइल यूज कर रहे हैं। और उसमें एक बहुत भी विशेष हुआ था, 6 क्लास के बच्चों के साथ जब प्रोग्राम किया जा रहा था, तो उसमें 30 मिनट की क्लास लेने के बाद बच्चों ने बोला कि अंकल और सुना, और कुछ बताएं। तो बच्चों में जिज्ञासा तो है, बच्चों में जानने की जिज्ञासा है, और प्लस उसको कर दिखाने की जिज्ञासा भी है कि जब सेकंड विजिट में ये लोकल भोपाल के स्कूलों में जाना होता है तो बच्चे करके दिखाते हैं। मतलब वो कॉपी दिखाएंगे, अंकल देखो मैंने 5 कमियां लिखी थी, एक मैंने मिटा दी। हर बार बताने की इच्छा रहती है उनकी कि मैंने इस कमी को पे काम किया। तो कितनी उत्सुकता है उनमें अपनी कमियों को देख लेना, उनको मिटा देना, और उसका उत्साह। ये चीज बड़ों में कम पाई जाती है। जो भगवान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं तो हम कमी देख पाते हैं, लेकिन आज जो भी बड़े जन हैं जो समाज में, या हम अपने परिवार ही में देख लें, बच्चों को भी देख लें, कोई भी कमी दिखाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं पहले। जब उनको महसूस कराया जाता है कि ये कमी आपको आगे दिक्कत देगी, तब जाके वो उसमें स्थिरता से काम करने का सोचते हैं। अब पहली स्थिति में हर कोई व्यक्ति, भले कमी है लेकिन क्योंकि उसका अहंकार बढ़ा हुआ है इसलिए उसको देखना नहीं चाहता। तो ये स्कूलों में जब हम कार्य करने जाते हैं तो ये हमें खुद अपने को देखना आ जाता है, क्योंकि हम जब बच्चों को बता रहे होते हैं कि हमें खुद को देखना है, तो स्वाभाविक वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन से भी हो जाता है कि हम भी अपनी कमियां देखते हैं, अपनी कमियों पे काम करते हैं। क्योंकि जो चीज सिखाई जा रही है उसको जीना बहुत जरूरी है। तो ये एक सेवा, जो स्कूलों की सेवा है, वो सभी को करनी चाहिए। भले एक स्कूल पकड़ लें आसपास का, क्वांटिटी बढ़ाने की नहीं सोचें। एक स्कूल भी कोई है, चाहे वो सरकारी है प्राइवेट है, कहाँ से आपको सहयोग मिल रहा है, हफ्ते में एक बार जाकर इस क्रम से उनकी कॉपी बनाने के क्रम में जरूर लाना है बच्चे को। जो भगवान हम लोग से कॉपी बनवाते हैं ना, हम बच्चों से कॉपी बनवाएं और उनको अपने बुरी आदतें अच्छी आदतें इस पे चिंतन करना सिखाएं कि कौन सी आदत तुम्हें किस दिशा में ले जा रही है। अभी उनको आत्मिक सफलता के विषय में इतना नहीं मालूम रहता, लेकिन कम से कम जो संसारिक जीवन है, उनके मम्मी पापा हैं, उनको तारीफ किस बात पे ज्यादा करते हैं, अच्छी बातों पे कि बुरी बातों पे। इस लेवल पे भी हमने जब समझा दिया तो उनको बात पकड़ में आ जाती है। आप लोग भी जो स्कूलों में जाते रहे हैं वो भी अपना अनुभव शेयर करें, कैसे घटना याद आ रही हो, कोई ऐसी बात याद आ रही हो। तो वो बहुत सारी घटनाएं हैं। हाँ, इसमें इसमें मैंने एक वीडियो भी शेयर करा था कि वो बच्चे ने, मैंने सुबह की सभा में भी और बाकी भी जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहां के बच्चों ने पत्रिका में भी लिख कर भेजा। सबसे बड़ा कि हम अपने में देखें। आप अपना याद कीजिए, जब हम पढ़ते थे तो हम हमारे दिमाग में कौन सी टीचर आ रही है, कि हमें कौन से टीचर का फेस याद है। मुझे तो नाम भी याद है, और वो भी कि जिन्होंने हमें मोटिवेट करा, कुछ अच्छा बताया, पढ़ाया तो सभी नहीं। तो अगर किसी ने एक टीचर, मैं एक शेयर करती हूँ कि 4th क्लास में मेरी पोजीशन अच्छी, फर्स्ट डिवीजन आई, तो उन्होंने मुझे गले से लगाया मैम ने। वो मैं हग आज तक नहीं भूली कि टीचर जब प्यार करती है, सर पे हाथ रख रही है, कंधे पे हाथ रख रही है, क्योंकि वो रखती नहीं, सिर्फ मारने के लिए ही हाथ उठाती है, प्यार करने के लिए नहीं उठाती टीचर। तो हम भले टीचर नहीं, अगर स्कूल में जाके हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, वो जो स्पर्श और वो टच है वो बच्चे भूलते नहीं है। हम भी याद करें अपना बचपन का समय, तो हम कर सकते हैं सभी, भले टीचर नहीं है तो जो जा रहे हैं बच्चों को प्यार देते हैं तो थोड़ा सा हाथ लगा के उनके कंधे पे, बहुत खुश होते हैं। बहुत सारे हैं बच्चे भी बहुत याद रखते हैं, आज तक मैसेज आते हैं, बहुत खुशी होती है। वही एक चिंतन हो रहा था कि बच्चा कोई अकुशल है, समझिए उसमें बुरी आदतें हैं, बिगड़ा हुआ है, बड़ा होता गया और बिगड़ता गया, तो क्या पूरा दोष बच्चे का है, या पूरा दोष माता पिता का है, या पूरा दोष टीचर्स का है?
इसमें किस तरफ हमारा दोष अगर हम देखें तो किसका दोष ज्यादा लगेगा, ये विचार करके बताएं। कोई बच्चा। सभी का ही जी आता है रोल, क्योंकि सबसे पहले तो माता पिता हैं कि वो गौर नहीं कर रहे, कि बच्चे का पूछते नहीं, बातें नहीं करते कि कौन सी संगत में है, किससे वो बात कर रहा है, कहाँ जाता है। हम ये बातों में पूछ सकते हैं बच्चों से कि भाई कहाँ गए हो, ऐसे खुद ही बता देते हैं बच्चे बातों बातों जी में। आज जी जी और फिर उससे पता चल जाता है कि बच्चे किन दोस्तों के साथ बैठते हैं, उनकी बात करेंगे, उनके मुंह से ही निकल जाता है। जी। तो और फिर उसके बाद टीचर है, वो अटैचमेंट ही नहीं रखते टीचर तो। सिर्फ उनको अपना सिलेबस ही कवर करवाना होता है। तो बच्चों से पूछे पर्सनली कि भाई क्यों उदास बैठे हो। एक बच्ची बोली कि मेरा स्कूल आने का मन ही नहीं करता। मैंने बोला क्यों, तो रोने लगी। तो पता चला कि उसको जो है हर्ट करते थे बच्चे, वो थोड़ा वीक थी, देखने में ठीक सी थी, ठीक घर से थी। तो फिर मैंने बोला, जो होशियार बच्चे थे, मॉनिटर लड़कियां थी, कि तुम इसका साथ दो, इसका मजाक उड़ा रहे थे बॉयज। तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया वो लड़की के अंदर। तो इतनी बार थैंक यू बोलते हैं बच्चे, और फिर वो आना शुरू हुई। और थी ऐसी दो तीन बच्चियां, तो हम उनसे पूछे पर्सनली, वो तो टीचर ही कर सकती है, खैर। तो मतलब नहीं। आपके हिसाब से दोष तीनों का है। हाँ जी। चलिए, और किसी का कोई चिंतन निकल के आ रहा है कि इसमें दोष किसका है, अध्यापक, स्वयं बच्चे का, या माता पिता का? तीनों का ही रहता है। माता पिता कई तीनों बार, का ही रहता हाँ, वो नहीं ध्यान देते है। जी उतना कि चलो बच्चे जी की क्लास ठीक। अटेंड कर ली, बस ठीक है। ऐसे ही फिर टीचर भी करते हैं। जी ठीक है। और किसी का कोई चिंतन निकल के आ रहा है? चलिए ठीक है। इसमें एक चिंतन दूसरे डायरेक्शन से भी हम देख सकते हैं कि किसी के माँ बाप बाय द वे ऐसे माहौल में रहे हैं या ऐसे माहौल में पले हैं जहाँ शिक्षा का महत्व नहीं था, वैल्यूज का महत्व नहीं था, कुछ भी महत्व नहीं था। वहीं आसपास कोई स्कूल चालू होता है, कोई एनजीओ का ही स्कूल समझ लें, और वो जाकर प्रेरणा देता है, उन माँ बाप के पास जाता है, और बहुत कहने पर उनके माँ बाप उस बच्चे को स्कूल भेजते हैं। घर का माहौल नहीं बदलता, घर का माहौल वही रहता है, लेकिन बच्चा कुछ नई बातें सुनने का प्रयास करता है स्कूल जाकर, और धीरे धीरे उसे उन बातों से अवगत कराया जाता है जो जीवन भर उसने अपने माँ बाप के बीच में देखी ही नहीं। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता रहता है, उन बातों को समझता रहता है। अध्यापक क्योंकि एनजीओ से थे, किसी को कोई सैलरी नहीं थी, किसी का कोई भी उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक नए समाज का गठन करना है, एक नए समाज की रचना करनी है। वो हर बच्चे में अपना बच्चा देखता है, हर बच्चे में अपना बच्चा देखता है, उसको प्रॉपर प्यार देता है, प्रेम देता है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करता है, उसकी हर बात का जवाब देता है, उसकी ऐसी बातों का भी जवाब देता है कि मेरे माता पिता क्यों झगड़ा करते हैं, मेरे पिताजी क्यों शराब पी के आते हैं। इन प्रश्नों का भी वो अध्यापक जवाब देता है, जिसका स्पष्ट उत्तर बच्चे को मिलता है। और उन सब जवाबों को जानकर बच्चे में वो परिवर्तन आने की संभावना लगती है। क्या वो बच्चा थोड़ा और जब समझदार हो जाता है, वो अपने परिवार में एक ज्ञान की ज्योति ले जा सकेगा? ऐसा लगता है क्या? क्या लगता है, इस चिंतन से क्या समझ में आता है? बहुत रेयर होता है ऐसा, मुझे लगता है। हाँ, बहुत रेयर होता है। बहुत ही रेयर होता है ना। रेयर इसलिए होता है क्योंकि आजकल जो शिक्षा है उसको पैसे पे आधारित कर दिया गया है। कोई भी टीचर जो जॉब कर रहा है वो एज ए जॉब कर रहा है, उसे शिक्षा कैसे देनी है, संस्कारों का क्या महत्व है, किस प्रकार एक बच्चे की काउंसलिंग करके उसे किसी भी अवस्था से कुछ अवस्था आगे ले जाया जा सकता है, इस पे फोकस नहीं रहता। इसलिए वो रेयर दिखता है, क्योंकि समाज से वो चीज विलुप्त होती जा रही है। जैसे आज बोलते हैं ना, कई पशु दिखते ही नहीं है, कारण क्या है? उसका ख्याल नहीं रखा गया। उसकी आवश्यकता तो थी, उस चीज का ख्याल नहीं रखा गया।
ऐसे ही आत्मिक जो सेवाएं दी गई हैं समाज में, जो सेवाएं गठित हुई हैं, क्यों गठित हुई, शिक्षक क्यों आ गया, एक गुरु का रोल क्यों आ गया समाज में? जब सभी विकास क्रम में आए हैं, जब सभी एक ही तरह से चल रहे थे, तो विकास क्रम में बीच में शिक्षकों और गुरु का महत्व क्यों बढ़ता गया? क्योंकि मालूम था जो अज्ञान है वो हमें शारीरिक सुखों की तरफ ले जाएगा, इसलिए वो ज्ञान की जरूरत थी। इसलिए वो ज्ञान की जरूरत थी। पशुओं में उस प्रकार की शिक्षा नहीं है। पशुओं को समझाया नहीं जा सकता। इंसान में क्योंकि बुद्धि थी, इसलिए उन गुरुओं और शिक्षकों की आवश्यकता समाज में पैदा हुई और उसका बहुत समय तक इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन क्योंकि हमारा जो समाज है वो आज की तारीख में मुख्य पैसों पर आधारित है, आय पर आधारित है, आवश्यकताओं पर आधारित है, इसलिए इसकी दिशा चेंज हो गई। उस शिक्षा को एक रोजगार के रूप में ले लिया गया। सिर्फ उद्देश्य यही रहा कि पढ़ाओ और एक अच्छी जॉब ले लो। सारी परिभाषाएं वहां बदलती गई। तो इसी चीज को दोबारा से जागृत करने की आवश्यकता है कि अगर वो शिक्षक के माध्यम से जाएगी, तो माता पिता हो सकते हैं किसी ऐसी अवस्था में हो जहां उनको ज्ञान ही नहीं मिला, या ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिला, या ऐसी कोई बात ही नहीं आई। क्योंकि हमने ट्रेनिंग कब तक ली? हमने ट्रेनिंग तब तक ली जब तक हमें कोई रोजगार नहीं मिल गया। हमने शादी की, हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि हमें कैसे जीना है। शादी के बाद हमारे वाइफ हस्बैंड को कैसे जीना है, आगे का जो संसार बनने वाला है उसमें कितना रोल संस्कारों का है, इस पे हमने फोकस ही नहीं किया। बच्चे पैदा हो गए, बच्चों को कैसे परवरिश देनी है इसका भी कोई कोर्स नहीं बना, इस पे भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली गई। इसलिए वो अज्ञानता होने की संभावना है। लेकिन एक शिक्षक जब शिक्षक बनता है उसको बीएड की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। और कुछ ही दिनों पहले मैंने नेट पे डाल के देखा कि बीएड में पढ़ाया क्या जाता है। बीएड में कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बाद वो शिक्षक बनता है? तो बीएड में वो सारी बातें हैं जो आज बेटर लाइफ की टीम पहुंचाना चाहती है। यानी लोगों ने जो बीएड की डिग्री भी ली है तो उसका भी सिर्फ उद्देश्य यही है कि इसको करने के बाद मेरे को जो जॉब मिलेगी उसकी सैलरी अच्छी होगी। यानी वहां भी सिर्फ सैलरी का ही उद्देश्य आ गया। इस उद्देश्य को लेकर हर चीज अपनी गुणवत्ता को खोती जा रही। जो बोध वाली बात है जो भगवान हमेशा कहते हैं, वो बोध मिसिंग उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है, क्योंकि धन शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, इंद्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इससे पहले भी ये बात आई थी कि जब हम कभी इलाज करने जाते हैं, या कोई भी आज की तारीख में जो इलाज करवाता है, तो उसकी मुख्य सीजनल कोई तकलीफ आती है ना, कोई फीवर वीवर होगा, तो आप देखोगे कि मेरे को खाने में स्वाद नहीं आ रहा, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यानी हमारी शरीर की जो इच्छाएं हैं ना उसकी तृप्ति नहीं हो रही, मतलब वो इच्छा ही नहीं लग रही, खाना ही नहीं अच्छा लग रहा। तो इसके लिए भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, तो जो भी वायरल आपके में से होता है वो वायरल खत्म हो जाता है। उसका लाभ क्या होता है? आपको हर चीज में फिर स्वाद आने लगता है। और जब स्वाद आता है तो आप कुछ भोजन ग्रहण करते हो जिससे आपको शरीर को ताकत मिलती है। यानी नेचर ने तो उस हमारी इंद्रियों को हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दिया है। लेकिन क्योंकि वो अनियंत्रित हो गई, उस पे हमारा फोकस ज्यादा हो गया, इसलिए वो सारी चीजें की जो मुख्य गुणवत्ता थी वो खत्म होती गई। इस विषय से कुछ पकड़ में आ रहा है? यानी अगर हम हमारी पूरी टीम स्कूलों में अगर कार्य करेगी, भले एक स्कूल ले लें, हम एक क्लास ले लें, चलो पूरा इसको एक, जैसे हमारा यहाँ भोपाल में एक स्कूल मिला, उन्होंने बोला आपको सिर्फ 7th क्लास हम देते हैं, आप 7th क्लास पे काम करें। तो पिछले 3 महीने से 7th क्लास पे काम हो रहा है। और उनके प्रिंसिपल महोदय से पिछली बार मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चों से बातचीत हुई, उनको ये आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, बच्चे काम भी कर रहे हैं बेटर लाइफ पे। तो उसके बाद फिर उन्होंने अनुमति दे दी कि आप दूसरी क्लास भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो धीरे से कहीं भी एंट्री मिल रही है, वो भले एक क्लास की एंट्री दे रहा है, 15 मिनट की एंट्री दे रहा है, जितनी देर की भी एंट्री दे रहा है, हम उतरे वक्त को सफल कर लें। वो सफलता वो सफलता धीरे धीरे इस विषय का विकास करेगी, उच्च जीवन का विकास करेगी। यानी इन चीजों को हमें, और घर के आसपास देखें जहां हम जा सकें,
बार बार जा सकें, हमें वो रुकावट ना रहे कि इतना दूर जाना है या नहीं जा पाएंगे या कुछ ऐसा है। तो बिल्कुल घर के नजदीक, आजकल तो स्कूल बहुत हो गए, घर के नजदीक जो भी स्कूल है वहां से संपर्क सूत्र स्थापित करें। और पूरा कोर्स एज ए डिजाइन पूरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, उसको बार बार सुने। इतना हम सुने कि वो हमारे बिल्कुल प्रैक्टिकल में आ जाए कि हाँ इस तरीके से ही तो बताना है। तो जब बिल्कुल इजी हो जाएगा तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। इस पे किसी को अगर कोई प्रश्न है या कोई हाँ, बहुत ही विचार अच्छा है है तो। ईमान जी, क्योंकि पता है क्या, बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। और अगर हम जैसे चाहते हैं कि काम करना भगवान का, तो घर घर में अगर हम जा रहे हैं या बड़ों को हम बताना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनका माइंड उन चीजों में ढल गया, कि उनकी जड़ों में आ गया है कि पूजा ही करनी है या हमने इसी को ही मानना है। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम बच्चों को बताते हैं, बच्चों में चेंज आता है, तो पेरेंट्स भी इससे अट्रैक्ट होते हैं और वो भी सुनने के इच्छुक हो जाते हैं कि वो स्कूल जी। में पीटीएम होती है। तो ये इससे क्या है, बहुत सारा फायदा है। और जो घर के आसपास स्कूल हैं, देखें आप जाके, तो प्रिंसिपल यस बोलते हैं, सरकारी स्कूल वाले तो एकदम से ही बुला लेते और जैसा भगवान ने बताया कि हमारे आत्मा में जो शक्तियां होती हैं वो हमारे में ही नहीं है, वो बच्चों में भी है। अगर उसको हमने जगा दिया, अगर हमने उसको जगा दिया तो वही आत्मा आने वाले दिनों में भगवान की शिक्षा को और आगे जीवंत रूप में लेके जाएंगे, जी कर दिखाएंगे। उनके पास मौका है, उनके पास वक्त है। हम सब एक समय सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, अपनी एक उम्र को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हाँ आज भी बीज रूप में हम इस विषय को बच्चों के जीवन में डाल सकते हैं और उनको पोषित कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रयास करें और इसमें जो भी अनुभव हमें मिलता है, सही गलत, उसकी लिस्टिंग बनाए, कितने टीचरों से हमारी मुलाकात हो रही है और उनसे उनके किस प्रकार के भाव हैं। आज भी एक फोन कॉल में श्रीमान जी के माध्यम से आया था कि हम किन टीचरों को जोड़ सकते हैं या कौन टीचर इंटरेस्टेड होंगे। जो भी टीचर अपने स्टूडेंट में अपना बच्चा देख ले, उसके उस दर्द को, उसकी उस कमजोरी को महसूस कर ले कि हाँ इसमें ये कमजोरी है जो कि दूर हो सकती है, और उसके लिए प्रयासरत रहे, उसका दर्द महसूस करे, और वो शिक्षक इस विषय से ज्यादा जुड़ पाएगा, क्योंकि हर एक शिक्षक चाहता है कि मेरे बच्चे शिक्षा में तो अच्छे हों साथ में संस्कारों में भी अच्छे हों। तो इस दिशा में हमें काम करना है और इस पे चिंतन मनन भी चलता रहे, और कुछ अनुभव अगले हफ्ते से, कुछ अनुभव एक दो स्कूलों में मिल के आए, प्रयास करें। और जहाँ परमिशन मिलती है वहाँ बच्चों की क्लास लेना चालू कर दें, उसमें हिम्मत ना हारें। जो है यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, एक वीडियो सुने, उसके नोट्स बना लें, उस वीडियो को जाके 10 से 15 मिनट में शेयर कर दें। अगर एक डिजाइन से हम करेंगे तो बहुत ही अच्छा जाएगा। जो आने वाले दिनों में अगर जितने भी मैक्सिमम बच्चे, सोचें कि इस साल में अगर 1,000 बच्चे ने बेटर लाइफ की डायरी बनाई है और बेटर लाइफ पे लगभग 100 बच्चे काम कर रहे हैं, बनाएंगे 1,000, काम 100 करेंगे। लेकिन जितने हम स्कूलों को बढ़ाते जाएंगे, जितने सेवा करने वाले शिक्षकों को बढ़ाते जाएंगे, तो ये संख्या बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे उसका रिजल्ट समाज में दिखने लगेगा। ठीक, चलिए इस विषय को हम रोकते हैं, और बाकी जो अध्ययन में इस समय चल रहा था, क्या विषय चल रहा था, कोई बता पाएंगे? जो अध्ययन वाला सेशन हमारा रहता है, पिछली बार एक चिंतन मनन करने को बोला गया था, कुछ हमारी मानसिक शक्तियों पर किसी का हो पाया क्या, कि हर साधन को हमें अपने ऊपर लेकर देखना है? शिवान जी, मेरे को पिछली बार जो एक बात बोली थी वो बहुत अपील करी, और पूरा वीक मेरे अंदर वो घूमती रही है। तो बात थी कि हम इच्छाओं की तरफ नहीं, जरूरतों की तरफ ध्यान दें। जी। कि मैं थोड़ा सा इच्छाओं के पीछे शायद भाग रही थी, और मुझे ये टॉपिक एकदम अट्रैक्ट कर गया, और मेरे को ऐसा लग रहा कि मेरे को बहुत उससे लाभ हुआ आपकी ये एक लाइन से ही, कि हमें इच्छाओं की तरफ नहीं, जरूरतों की तरफ भागना है। तो वो मेरा मनन चिंतन चलता रहा पूरा वीक, और मुझे लग रहा है कि मैं काफी हद तक स्थिर हो पाई हूँ उससे।
जी। और इच्छाओं और जरूरतों में ज्यादा गैप नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को ही अपनी जरूरत समझ लेते हैं, ये भी होता है। जी जी। तो वही मेरे इसमें साथ हो रहा था, इसलिए जी मुझे वो जल्दी से पकड़ में आ गई बात कि ये कहाँ जा रही हो, ऐसा क्वेश्चन हुआ मेरा अपने आप से। जी जी जी। तो अधिकतर हम उससे सुविधाओं की तरफ शिफ्ट होते हैं, किसी भी स्थिति में हम्म, सुविधाओं की तरफ शिफ्ट होते हैं। और कुछ सुविधाएं जरूरी भी हैं। जैसे आज मोबाइल मोबाइल का ही हम ले लें, कि जब हमारा जूम पुराना मॉडल जब था उसमें जूम नहीं आता था, तो हमें नया मॉडल लेना पड़ता है। तो नए मॉडल की इच्छा नहीं है, लेकिन वो हमारी जरूरत है। इसी प्रकार से कोई गाड़ी हमारी पुरानी हो गई है, हमारी जरूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं हमारे पास स्थिति भी है कि हम ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें कहीं स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है या बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़ रहा है, तो उससे निकलने के लिए उसको आवश्यकता बनाना गलत नहीं है। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्लियरिटी होनी चाहिए कि वो कार्य हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। जी जी। ठीक है। और जो पठन में पिछले हफ्ते हमारे सुनने में आया, वो और क्या बातें थी, और क्या टॉपिक था? एक ये था कि हमारे माध्यम से अपने घर के सदस्य, आपने ये होमवर्क दिया था कि हमारे माध्यम से अपने घर के सदस्यों की क्या धारणा है, अगर नेगेटिव है तो हमारे अंदर क्या विचार उठता है, क्या चिंतन उठता है, क्या जी जी। कैसे हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो उसमें भी इसमें मेरे कौन? को पकड़ में आया कि कई बार होता है कि हम पूरी बात सुने बगैर ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। बात कई बार कुछ और निकलती है और हम उस पे पहले ही ऐसा बोल जाते हैं कि जिसमें जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है। तो ये छोटी जी जी छोटी बातों की तरफ ध्यान जा रहा है, जैसे जैसे आप इसका बता रहे हैं। जी। जो भगवान ने आत्मिक वो शक्तियां बताई हैं, वो सबको हमें यूज करके देखना है कि वो हमारे आत्मा का विकास सब में वो शक्तियां हैं और कार्य भी कर रही हैं, लेकिन वो हमारे आत्मा का विकास कर रही हैं कि हानि कर रही हैं, उसको देखना है। और कोई जन बताएं, और क्या चीजें जिस पे काम हो सका पिछले हफ्ते? पिछले बुधवार को श्रीमान अशोक रोशनी जी की कौन सी सभा थी, क्या विषय था उसका? घमंड था शायद, घमंड। घमंड। जी। तो उसमें कुछ चीज पकड़ में आई हो तो? घमंड तो हमें हमेशा ही नीचे ले जाता है, इसमें तो है ही नहीं कि हमें थोड़ा सा भी कोई अप्रिशिएट करता है तो एकदम हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। और जब हकीकत में अगर हम देखते हैं कुछ भी नहीं है हम अपनी बदौलत। तो अगर हमें जो भी कुछ पाया सीखा या परिवार में, तो वो दूसरों के हिस्से ही सीखा है। तो ये याद हम्म, रखेंगे तो आएगा ही नहीं घमंड। जी जी। अब हम एक घटना से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक परिवार है, उसने एक घमंड वाली सभा सुनी, और उसने अपने घमंड को वहां संकल्प लिया कि मैं आज से घमंड बिल्कुल नहीं करूंगा। और वो अपने निवास में वापस जाता है, अपने परिवार में रहता है, और कुछ दिन बहुत अच्छा रहता है। और कुछ दिनों बाद वो जिनके माध्यम से सुन के आया था, उनसे जाके डिस्कस करता है कि मैंने तो अपने घमंड को शून्य कर दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे परिवार में हर कोई घमंड में चल रहा है, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने अपने घमंड को खत्म कर दिया है।
तो ये हमें चिंतन करना है। उसका ये कहना संचालक से, तो उसने अपने घमंड को खत्म कर दिया है, क्या किसी सूक्ष्म घमंड की बात बता रहा है क्या? शिवा जी, एक बार सुन के घमंड तो खत्म हो ही नहीं सकता। पहली जी बात तो यही है कि हाँ एक बार की बात सुन के घमंड खत्म नहीं हो सकता। इस पे तो वर्षों मेहनत करनी पड़ती है अपने आप पे। तब जी कहीं जी जाके भी कहीं ना कहीं वो सब निकाल ही लेता है। तो ये और इतना सूक्ष्म इजी तो है नहीं, इतना सूक्ष्म में आसान नहीं है कि ये उन्होंने कहा और वो घमंड खत्म हो गया। तो वो उनको कहीं देखने में अपने आप में गलती लगी है। जी जी शुभ हो। श्रीमान जी जी, घमंड तो ऐसा राक्षस है ना जो कि भेष बदल बदल के आता है। वो समझता है कि मैंने खत्म कर लिया, पर वो तो इसी बात में ही घमंड है कि मैंने खत्म कर लिया, समझ रहा है। हाँ हाँ ये जो नशा है या कोई और बुरी जी जी आदत है, ये तो हम जी देखते हैं कि मेरे में ये खराबी है, आलस को हम छोड़ दें। लेकिन घमंड तो रूप बदल बदल के हमें पता भी नहीं चलने देता और कैसे आता है। तो वो समझ जब रहा है कि मैंने छोड़ दिया, जी छूटता जी नहीं। जी जी दूसरे को जब देख के उल्टा और घमंड बढ़ रहा है कि मैंने जी घमंड जी छोड़ जी दिया, जी उनका नहीं छूटा, जी दूसरे का जी दिखता है। हाँ हाँ धन्यवाद, शुभ हो। जी धन्यवाद बहन जी। मैं यही चाह रहा था कि यही बात पकड़ने की है कि जब तक मेरा तुलना करने का स्वभाव नहीं जाएगा तब तक मेरा सूक्ष्म अहंकार जिंदा रहेगा। जब तक मैं तुलना कर रहा हूँ कि इस कार्य को मैं बेस्ट कर सकता हूँ और ये सामने वाले नहीं कर सकते, ये तुलनात्मक जब तक हमारा स्वभाव रहेगा, ये सूक्ष्म अच्छाई का भी अहंकार हमारे में रहेगा। लेकिन उस कार्य को आपने कर दिया, डेक्स वाल कुछ ना सोचा कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, उसको आपने कर दिया सहज रूप में। आप सहज रूप में परिवार में जी रहे हो, सहज रूप में आपने देखना ही बंद कर दिया कौन घमंड में कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आपने वो आत्मिक अवस्था लाकर अपने व्यवहार में ले आए। आपने तुलना करना ही बंद कर दिया कि मैं ये कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा, या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा, उसमें ये कारण है वो कारण है। इन सबको देखना बंद करके जब आप जीवन जीते हो तो वो शून्य हुआ कि आपने देखना ही बंद कर दिया, तुलना करना बंद कर दिया। तुलना चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, तुलना हमारे कहीं ना कहीं अहंकार से जुड़ी रहती है। इस बात को पकड़ पा रहे हैं? जो तुलना करने का स्वभाव है, आप महसूस करोगे आप में तुलना करने का, सभी मनुष्यों में तुलना करने का स्वभाव रहता है। अहंकार भले उसने खत्म कर दिया, लेकिन अहंकार खत्म करके बल्कि उच्च ज्ञान पाके भी हम तुलना करते हैं। हमें सिर्फ उसका प्रदर्शन करना है, उसको अप्लाई करना है अपने जीवन की हर क्रिया से, उसको अप्लाई करना है। बस सहज सहज जीना है बिना किसी तुलना के। सब अच्छा है, सब बेस्ट है। जी, हैंड हाँ रेस जिसने किया वो शेयर कर सकते हैं। श्रीमान जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमें दूसरों में घमंड तभी देता है कि जब हम हमें खुद में होता है। अगर हमें हमें खुद में घमंड नहीं होगा तो हमें दूसरों में भी घमंड नहीं दिखाई देगा। हाँ, वही वही बात बता रहे हैं आप। जो थे तुलना, हम तुलना तुलना करते ही क्यों है? हम अपने को कुछ अलग महसूस करते हैं इसलिए हम तुलना करते हैं। और जैसे ही हम तुलना महसूस करते हैं तो वो आंशिक घमंड हमारे में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो पोषण पोषण मिल जाता है इसका कि देखो मैं अलग मैं अलग। मैं अलग नहीं। देखिए, हर कोई सही है। आपके परिवार देख लें, मोहल्ला देख लें, कहीं भी देख लें, हर कोई सही है। बस वो वहां तक सही है जहां तक उसकी समझ है। उसके बाद उसको वो समझ ही नहीं मिलेगी जिसके आधार पे वो अपने आप को गलत बोलेगा। उसको समझ देना हमारा काम है, उसको हम समझ दे सकते हैं, उसको हम उस ज्ञान की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं जिससे उसको ये मालूम पड़ जाए कि वो जो कर रहा था गलत है। उसको जब सही की समझ हो जाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो गलत है। जैसे मैं ही था, जब रुड़की में भोजन बनाता था तो गलतियां होती थी, लेकिन मेरे को लगता था ठीक है पेट तो भर रहा है। लेकिन जब वो खाना मैंने किसी कुशल के आगे बनाया जो सक्षम था, तो उसने बोला ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। फिर जो उस तरीके को सीखकर जब मैंने बनाया तो मेरे को समझ में आया कि इससे पहले जो मैं भोजन बना रहा था वो गलत था। लेकिन जब तक मैं वो भोजन बना के कोई दूसरा मैंने स्वाद नहीं चखा या दूसरे तरीके से नहीं किया, तब तक मेरे को वही सही लग रहा था।
इसलिए हमारी परिभाषा मेरे लिए बार बार बदलती रहेगी, बशर्ते मैं अपनी योग्यता बढ़ाने पर काम कर रहा हूं। अगर योग्यता बढ़ाने पर काम नहीं कर रहा तो उस अयोग्यता को ही मैं सही समझता हूं। और एक बहुत अच्छी चीज कहीं सुनी थी मैंने, गलती। गलती होती है हमसे, हमसे कोई गलतियां होती हैं, कोई जवाब दें। बहुत या सारी होती सामने हैं, वाले से कभी। होती हैं श्रीमान जी, जी। हो जाती हैं। गलती हो जाती है सामने वाले से। मेरे घर में सामने कोई वाला, बच्चा आया, वो हाँ पानी ला रहा जी, था, पानी का गिलास गिर गया या पानी झलक गया, तो ये गलती हो गई उससे। नहीं गलती नहीं होगी, ये तो बच्चा है तो छलक गया तो उसको मालूम ही नहीं है इसके बारे में। चलिए, एक बड़ा आ रहा था, बड़े से छलक गया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोलते हैं कि उस सेशन में मैंने सुना था, बहुत अच्छी चीज पकड़ में आई थी, आपको भी बात अच्छी पकड़ में आएगी, कि गलती नहीं होती कोई भी। सही का प्रयास रहता है, लेकिन वो सही का प्रयास पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए दूसरा जो देख रहा है उसको गलती बोलता है। जो वो बंदा कर रहा था वो सही के प्रयास में ही कुछ कदम उठा रहा था, जो कि उसके अनुभव ना होने के कारण वो घटना हो जाती है। वो सिर्फ घटना है, उसको सामने वाला जब देखता है तो गलती के रूप में देखता है, लेकिन उसने सही के लिए प्रयास किया था। कोई भी व्यक्ति, आज बच्चा लिख रहा है कोई, और वो मात्राएं उल्टी सीधी डाल रहा है, लेकिन वो जानबूझ के डाल रहा है क्या? नहीं बच्चा श्रीमान जी। कुछ लिख रहा है, लाइनें वो मात्राएं उल्टी सीधी डाल रहा है, क्या वो जानबूझ के डाल रहा है? नहीं नहीं, श्रीमान जी, उसको सही का क्योंकि ज्ञान उसको नहीं कुछ है। पता ही नहीं है। उसको सही का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सही करना चाहता है। वो सही जी, करना चाहता है और अपनी तरह से उसका प्रयास था कि मैं सही करूं, लेकिन क्योंकि उसकी योग्यता इतनी थी, जब वो अपने टीचर के पास कॉपी ले जाता है वो 5 गोले मार देता है कि तुमने ये काम गलत किया। लेकिन उसका जो प्रयास था, उसके आंसू उस समय निकलते हैं, जो उसका प्रयास था वो सही के लिए था। यानी योग्यता उसकी बढ़ानी थी, उसको गलत साबित करने की जगह उसको योग्यता, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा है, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, तुमने किया सही के प्रयास में, लेकिन इसको ऐसा होता है। तो उसकी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करें, उसको गलत साबित करने का ना करें, चाहे कोई भी हो रिश्ता हमारा। सब कोई अपने सही के प्रयास में कार्य कर रहा है। उसमें एक उदाहरण भी आया था कि एक सामने से बोल रहा था कि ऐसे नहीं है, मैंने पानी का गिलास लेने गया और पानी का गिलास था, उस पेपर गिलास में, पेपर गिलास होता है ना, उसमें पानी भरा हुआ था। तो पहले मैंने उसको नीचे से उठाया, नीचे से उठाया तो वो पानी गिर गया, क्योंकि पतला हो जाता है। और फिर तो मैंने गलत किया। और फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा उठाने गया तो फिर मैंने उसको बीच से उठाया तो बीच से भी पिचक गया। फिर तीसरी बार मैंने उसको ऊपर, जो उसका रिंग रहता है ना, वो हमेशा टाइट रहता है, उसके रिंग से उसको उठाया, तो वो सही हुआ। यानी मैंने 2 बार गलत किया। उसने ये पूछा, ये सब मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, तो उसने 2 बार गलत किया। नहीं श्रीमान जी, नहीं। क्योंकि उसको वो पता ही नहीं था। उसको उस हाँ, चीज का ज्ञान नहीं उसने था। पहली बार जो किया वो भी सही के प्रयास में किया था, लेकिन वो सही हुआ नहीं। उसने दूसरी बार जो कोशिश की वो भी सही के प्रयास में थी, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार उसका जो सही का प्रयास था उसमें सफल हो गया। लेकिन सामने से जो उसको देख रहा था वो उसको बोला, तुमने 2 बार गलत उठाया। तो जब भी हम सामने वाले को गलत साबित कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अंदर समझ लेना है कि कोई भी जन सही के प्रयास में ही कार्य करता है। किसी को नहीं इच्छा रहती कि वो गलत करे और उसको उसकी सजा मिले। उसका प्रयास सही के लिए रहता है, लेकिन होता यह है कि इस बात की प्रॉपर समझ ना होने का सामने वाला उसको डांटता है। डांटने के कारण, उसको गलत साबित होने के कारण उसका कहीं ना कहीं शूश अहंकार टूटता है, जिससे वो उसके प्रति घृणा पैदा कर लेता है। तो संबंधों में ये अनमेल की अवस्था इसलिए आती है क्योंकि हमारा प्रयास सामने वाले को गलत साबित करने में हो जाता है कि तुमने ये गलत किया। तो सही के प्रयास में हर कोई कर रहा है, कोशिश सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि उसकी योग्यता को बढ़ाना है। आप उसके सहयोगी हो। आपका जो न्याय पीड़ता है ना, जो भगवान का भी न्याय शब्द आया था ना, न्याय से जीना क्या है? न्याय से जीना ये है कि मैं जिस कार्य में मैं कुशल हूं,
मैं सामने वाले को कुशलता दे सकूं और मेरे संबंध ऐसे हों कि वो मेरे से ये बात सीख कर ले सके, वो मेरे से ये बात सीख कर ले सके। ऐसे संबंध ना हो कि वो मेरे से पूछने से डरे, और कोई बात मैं जिसमें कमजोर हूं मैं सामने वाले से सीख कर ले सकूं। ये दोनों की पूरकता ही न्याय है। परिवार का जो संबंध है वो ऐसा ही है, काहे को छोटे बड़े सब हैं, हर एक को छोटा बड़ा रखा गया है। हस्बैंड से वाइफ छोटी रहती है, फिर वाइफ से बच्चे छोटे आते हैं, ऐसे करके पूर्णता आती है। और हर किसी का मुख्य काम ये है कि वो अपने गुणों को नीचे वालों को देना शुरू कर दे। गुणों को बांटना है, उसी से संबंध मीठे बनेंगे, उसी से संबंध कारगर होंगे। और दूसरी बात, ये योग्यता बढ़ाने वाली बात जब आ रही थी, तो आज हमने देखा होगा कि जब भी हम कहीं किसी भी गुरु से या कुछ शिक्षा पाते हैं कि संबंधों को जीना कैसे है, अधिकतर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम उसको जीवन में अप्लाई करते हैं ना, मालूम पड़ता है कि उसको परिवार स्वीकार नहीं कर रहा है। परिवार क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? क्योंकि एक पक्ष में मैंने अपनी योग्यता बढ़ा ली, एक पक्ष में मैंने अपनी योग्यता बढ़ा ली, तो मेरे को हर चीज डिस्टर्ब करती है। उनका बोलने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, ये सब चीजें मेरे को दिक्कत कर रही है क्योंकि मैंने अपनी एक योग्यता बढ़ा ली। और यहाँ पर क्योंकि परिवार में वो बातें नहीं आई हैं, इसलिए वो मिसमैच पैदा करती है। और वहां थोड़ी सी अनबन, थोड़ा सा खटास, या बात को ना सुनना, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, हम सामने वाले को गलत साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी के साथ होता है। और जब हम सामने वाले को गलत साबित करते हैं, लेकिन सामने वाला तो गलत नहीं होता, सामने वाला वहां तक सही है जहां तक उसकी समझ है। अभी हमने उसकी समझ बढ़ाने पर काम नहीं किया, अभी हमने उसको गलत साबित करने पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे हम इस बात को समझ जाते हैं कि उसकी योग्यता बढ़ानी है, सबसे पहले काम योग्यता बढ़ाने का है, अभी हमें उसे गलत साबित नहीं करना। अब हमारा प्रयास रहे कि मैं जिस योग्यता पे जी रहा हूँ, मेरा परिवार भी उसी योग्यता पे जिए। जैसे जब सब पूरकता पे आ जाएंगे, पूर्णता पे आ जाएंगे, अपनी अपनी योग्यता के आधार पे हम एक लेवल पे हो जाएंगे, तो इस विषय को और अच्छे ढंग से हम परिवार के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ चिंतन जो निकल के आ रहा था इन विषयों से। तो भगवान की शिक्षा को भी हमें बहुत ही प्रैक्टिकल, एक एक जो अध्याय पढ़ा जा रहा है, एक एक पेज जो पढ़ा जा रहा है, उसको स्वयं पे चिंतन करना है और स्वयं की योग्यता बढ़ानी है। और स्वयं की योग्यता बढ़ते बढ़ते हमें उसे अपने जीवंत रूप में उतारना है, बिना अहंकार आए हुए। बिना अहंकार, किसी से तुलना नहीं करनी, हम अपनी समझ बढ़ाते जाएं, अपने कार्य करने के तरीके को बेहतर करते जाएं और दूसरे को सहयोग करते जाएं। परिवार के और कोई जन है जो नहीं सुन रहा, वो सहयोग करें, उनको सराहना करें, प्रेम दें। इस आधार पे हम अपने नोट्स बनाएं, उसका चिंतन करें। जो भी सत्र हमारे जिस दिन भी चल रहा है, उसको विषय से पहले ही बात हुई थी कि उस विषय को जरूर लिखें। विषय अगर जुड़ा रहेगा, वो हफ्ते भर विषय अगर हमारे माइंड में चला, हमारे विचारों में चला, हमारी क्रियाओं में चला, तो वो विषय हमारे अंदर स्थिरता का लाभ लेगा, स्थिर हो जाएगा। और किसी का कुछ भाव प्रकाश आ रहा है तो कर सकते हैं। श्रीमान जी, एक क्वेश्चन है जी। कि मोबाइल अगर देखते हुए उसके बाकी के दूसरे काम पूरे हो रहे हैं, तो क्या इसमें मोबाइल देखना गलत है? मोबाइल देखना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे काम भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोबाइल में हम क्या देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आज की तारीख में जो फेसबुक है, जो भी है, वो इतना ज्यादा हमारे माइंड को कैच कर लेता है कि वो हमारे शौक के हिसाब से हमें वहां से हटने का मौका नहीं देता। लेकिन अगर वही समय हम कुछ और नया क्रिएटिव जानने के लिए करें, तो उससे लाभ ज्यादा मिलेगा। इसलिए उसकी आदत में पड़ना वो भी एक नशा है। एक्चुअली मोबाइल भी नशा हो गया। आज अल्कोहल हम पीते हैं, तो वो हमें मालूम है कि हमें नहीं पीना, वो हम किसी के सामने नहीं जा सकते। अल्कोहल, ये सब चीजें नशे के रूप में जो जानी जाती हैं, लेकिन मोबाइल भी एक प्रकार का नशा है जिसकी गिरफ्त में आज की तारीख में समाज पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, किसी शिक्षा के रूप में आप कुछ सुन रहे हो, कोई साधन सुन रहे हो, उसमें कुछ नॉलेज ले रहे हो, तो वो वहां तक ठीक है, बशर्ते आप उसके नोट्स बना रहे हो। ना तो फिर वही बातें हम मोटिवेशनल टॉक वो सब रोज सुनेंगे,
लेकिन हमारे जीवन में नहीं उतरेगी। हमें नोट्स बनाने हैं, जो भी मोबाइल में जो भी है। यहाँ तक महिलाएं जो कुकिंग का देखती हैं तो वो नोट करें और उसको बनाएं प्रैक्टिकल। वो चीज आ रही है नहीं आ रही ना, तो उसमें तो बहुत कुछ डला हुआ है, जो नहीं भी आता वो भी डला हुआ है। कई चीजें तो ऐसी हो जाती हैं जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए समझ के साथ इस्तेमाल करना गलत नहीं। नहीं श्रीमान जी, बाकी दूसरे तो काम आपके पूरे हो रहे हैं ना? नहीं, काम तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन समझ के साथ आप मोबाइल इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ के साथ होना चाहिए। समझ के साथ यानी उस चीज का यूज हो रहा है क्या मेरे जीवन में, कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। ये टाइम पास बहुत दिक्कत है। और ये सोच लें कि आज से सदियों पहले जब मोबाइल नहीं थे, कुछ सालों पहले, तो उस समय का हम ज्यादा बेहतर यूज कर लेते थे। कभी रेस्ट कर लेते थे, कभी व्यायाम कर लेते थे, कभी कोई पुस्तक पढ़ लेते थे, कभी परिवार के साथ बैठ के दो बातें कर लेते थे। आप ये समझो ना कि आप परिवार के साथ दो बातें कर रहे हो कि मोबाइल देख रहे हो, आपको लगेगा कि मोबाइल में मेरा एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, परिवार के साथ क्या बात करूं। लेकिन क्योंकि हमारा उस तरफ माइंड शिफ्ट हो गया है, इसलिए हमें वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो मुख्य कीमती समय है वो संबंधों के साथ है, परिवार के साथ है, मशीन के साथ नहीं। जीवन विज्ञान में आपने वो देखा भी होगा कि अगर 2124 यानी अभी 2024 चल रहा है, 2124 में अगर ऑप्शन आ गया कि आपको रिश्तेदार में कंप्यूटर वाले दें, रोबोट दें, कि रिश्तेदार चाहिए ह्यूमन, तो आप क्या चाहोगे? क्या जवाब है सबका? ह्यूमन। 2124 में अगर ऑप्शनल मिले कि आपको अपने रिलेटिव्स रोबोट मिल सकते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के आधार पे चलेंगे, आपकी हमेशा वाहवाही कराएंगे, आपको गलत नहीं बोलेंगे, आपको कहना मानेंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे, ह्यूमन बीइंग कि रोबोट्स? ह्यूमन बीइंग। और आपका मोबाइल ह्यूमन बीइंग है कि रोबोट है, टाइम पास के हिसाब से? रोबोट है। ऐसे ही आप घर में अगर एक कैरम बोर्ड लाए ना और कैरम बोर्ड सब मिलके खेले उस समय में, तो आप देखोगे कि जीवन की जो सच्ची खुशी है ना उसमें मिलेगी। अरे मेरी गोटी चली गई, मेरी गोटी नहीं गई। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पुराने गेमों में अधिकतर निकल के आती थी। लूडो है, कैरम है, इस टाइप, शतरंज है। आजकल बच्चों के मुंह से शतरंज ही नहीं सुनते, बल्कि मानसिक विकास के लिए शतरंज बहुत जरूरी है। और किसी की कोई शेयरिंग या चर्चा, कोई बातचीत? अगले धन्यवाद। हफ्ते हम, जी, बहुत ही अच्छा रहा ये, काफी कुछ जानने को समझने को, इस पे काम कर सके। जी। ये सबके लिए है। अब धन्यवाद। अगले हफ्ते हर सेशन को हम नोट करें, उसमें किसी भजन से भी कोई लाइन पकड़ में आ गई जो आपके ऊपर सूट कर रही है, मतलब आपको पकड़ में आ रही है कि हाँ इस लाइन पे काम करना है। हमें ढूंढना वही है, पूरे 7 दिन में जो भी संदेश, जो भी लेक्चर, जो भी पठन चल रहा है, उसमें किस लाइन पे मुझे काम करना बाकी है, यानी उस लाइन पे मेरे को योग्यता बढ़ाने की बारी है, तो उस पे हमें काम करना है और उसको चर्चा में लाना है कि मैंने इस लाइन को पकड़ा और उस पे ये काम किया, ये अनुभव निकल के आया। ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए कि मैंने सुना, समझा और जीवन में उतार के ये अनुभव निकल के आया। तो ये आप देखोगे, ये जो रविवार है हमारे लिए इतना प्रकाशवान बन जाएगा आने वाले दिनों में। जो हम देव ज्योति बोलते हैं ना, तो यही है, हमारी समझ जितनी खुलती जाएगी हम उन चीजों को स्पष्ट देख पाएंगे अपने जीवन के लिए। दूसरों के जीवन के लिए नहीं, हमें योग्यता दूसरे को जीवन को देखने के लिए नहीं बनानी, हमें योग्यता अपने जीवन को देखने के लिए बनानी। अपने उन चीजों में आज भी हम वो चीज पकड़ पाए जिस तरीके से भगवान पकड़ पाते थे अपने जीवन। आज ही वही विचार आ रहा था कि अगर हम भगवान के समय में होते और भगवान एक शिविर में जा रहे होते और हम सबको साथ ले जाते, भगवान का वहां साधन चलता, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, और बाद में हम ही सब सेवाएं कर रहे होते भगवान के साथ रह के। और उस समय हमारी आंतरिक अवस्था क्या होती, इस पे सब चिंतन करें कि हम भगवान के वक्त में हैं और भगवान के साथ ही कहीं आत्म विकास शिविर करने गए हैं और भगवान की सेवाएं चल रही हैं। हम सब सेवक के रूप में वहां सेवाएं दे रहे हैं। हमारी आत्मिक अवस्था कैसी होती, मेरे व्यवहार की श्रेणी क्या होती और मेरा कैसा चल रहा होता, उस पर चिंतन करें। और वो जब चिंतन कंप्लीट हो जाए तो बस अंत में यही लाइन लिखनी है, आज भी तो है।
वो सूक्ष्म जगत में आज भी हमारे साथ हैं, आज भी उन्हीं की वाणी हम सुनते हैं, आज भी हम देवशास्त्र को सुनते हैं, आज भी उन्हीं के भजन गाते हैं, आज भी वो मेरे साथ ही हैं। मेरा 7 दिन का व्यवहार कैसा हो, मेरा आत्मिक लेवल कैसा हो, मेरी चेतना का लेवल कैसा हो, मुझे देखकर दुनिया खुश हो, आनंदित हो, मेरे संबंध आनंदित हो। तो समय पूर्ण हुआ है, इसको यहाँ पे पूर्ण करते हैं। सबका शुभ हो। श्रीमान जी अंत करा के फिर आगे बढ़े। आज बहुत शाम को भी बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा रही। आज की चर्चा में जो मुझे तुझको थोड़ी सी बात समझ आई कि भगवान की शिक्षा में जो भी हमें कोई बात अच्छी लगती है, बातें तो सारी अच्छी हैं, पूरी भगवान की तो सारी यूनिक है। जब भी हमें कोई ऐसी घटना में से गुजरना पड़ता है जहाँ भगवान का वो दिया हुआ सूत्र जो है, धर्म सूत्र, वहां प्रयोग हो सकता है, तो हम प्रयोग करने का प्रयास करें। उससे हमें उच्च रस भी मिलेगा, कार्य में सफलता भी मिलेगी। हम किसी को अपने जीवन से या अपनी वाणी से कुछ दृष्टांत भी दे सकेंगे, कुछ उच्च प्रेरणा खुद भी लाभ कर सकेंगे, औरों तक भी पहुंचा सकेंगे। हमें भगवान देवात्मा के देव प्रभाव मिलने बंद क्यों हो जाते हैं? बंद इसलिए हो जाते हैं कि हम भगवान की शिक्षा के अनुसार जीने का प्रयास नहीं करते, आमतौर पे सिर्फ पठन पाठन तक ही रह जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक ये सभा रही। बहुत बहुत धन्यवाद सब धर्म साथियों का, और सब ने अपने अपने अनुभव से हमें समृद्ध किया। एक व्यक्ति एक ही बात सोच सकता है, 11 व्यक्ति जो है उनका दिमाग उसी बात को अलग अलग एंगल से सोचेगा और बेहतरी आएगी और सुंदरता आएगी। और आज तो 21 के करीब धर्म समिति हाजिर हुए, ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं बेहद खुश हूँ इस बात को लेकर कि आज के इस सत्र में लगभग 21 लोग थे। तो सब धर्म संधियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके इस साधन को विराम देते हैं, और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे और प्रातः 5:30 बजे। तो सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। शुभ संध्या। सबका धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।